चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले हम आपको ब्रज रज उत्सव की धूम दिखाने जा रहे हैं। कान्हा की नगरी में इन दिनों राम नाम की गूंज है। गलियां, चौराहे, तिराहे सब रोशनी से सराबोर हैं। जी हां, दरअसल मथुरा में ब्रज रज उत्सव 28 तारीख तक चलेगा। कल इसमें शिरकत करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इस दिन देवउठनी एकादशी होने की वजह से मथुरा वृंदावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए ब्रज रज उत्सव की ये अद्भुत तरंग। जय श्री राम। कृष्णनगरी मथुरा के ब्रजरज उत्सव में राम नाम की धूम है। कान्हा का शहर राममयी हो गया है। कार्तिक मास में 14 दिन तक चलने वाले इस उत्सव के लिए मथुरा वृंदावन सज गया है, जगमग है। ये मोदी गुरुवार यानी कल इस उत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां जमकर हो रही हैं। पीएम के नगर आगमन का मौका है और देव उठनी 11 भी है, इसलिए सुंदर मथुरा बनाने के लिए नगर निगम जुट गया है। यहाँ के भूतेश्वर तिराहे पर रोशनी से जगमग राम मंदिर के मॉडल का कटआउट लगाया गया है और भगवान श्री राम का भव्य स्वरूप दर्शाया गया है। शहर अच्छा लगे उसके लिए हम लोग शहर को पूरा लिटअप कर रहे हैं। लाइट्स के माध्यम से स्ट्रीट लाइटिंग हो चाहे फैंसी लाइटिंग, उसके पे भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। राम नाम की ये गूंज शहर में ही नहीं दिखी। उत्सव के दौरान यहाँ रामायण का मंचन भी किया गया। कृष्ण की नगरी में 3 घंटे तक चली रामलीला को हेमा मालिनी समेत मौके पर मौजूद सैकड़ों दर्शकों ने देखा और मंत्रमुग्ध हुए। मथुरा के रेलवे ग्राउंड में हुई रामलीला में खास बात ये रही कि महाभारत में दुर्योधन की भूमिका निभाने वाले पुनीत इस्सर यहाँ रावण की भूमिका में नजर आए और उनके बेटे ने श्री राम का रोल किया। कृष्ण नगरी में रामायण मंचन से संपूर्ण परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। हम देख सक रहे थे कि लोग जो थे उससे जुड़े हुए थे, एक एक इमोशन से लोग वाकिफ थे। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। ये हमारी ईश्वर की हम पे आशीर्वाद है, ऐसे हमने ये शो किया। राधे राधे। आज का दिन कितना सौभाग्य है, आप सब लोगों को रामायण देखने का अवसर मिला और वो भी कृष्ण की इस पावन भूमि में। और इतना अच्छा, इतना सुंदर सा ये कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किया रामायण, जिसके लिए शब्द ही नहीं है कैसे मैं बताऊं कि कैसा लगा। आप लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगा। बहरहाल हेमा मालिनी के अनुरोध पर पीएम मोदी कल मथुरा पहुंच रहे हैं। कल मीराबाई की 525वीं जयंती है, जिसमें हेमा मालिनी नाट्य प्रस्तुति देंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रस्तुति के दर्शक भी बनेंगे, यानी कृष्णमय और राममय मथुरा नगरी ब्रजरज उत्सव में और भी दिव्य और भव्य नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज स्टूडियो। यानी कि कल कृष्ण की नगरी ब्रज रज उत्सव में रंगी नजर आएगी, जहां दर्शकों को दिव्य भव्य प्रस्तुति देखने के लिए मिलेगी। और खास बात यह है कि इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मथुरा में रहेंगे। और कल मीराबाई की 525वीं जयंती भी है, जिसके लिए हेमा मालिनी खास नाट्य प्रस्तुति देने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी भी इस प्रस्तुति के दर्शक बनने जा रहे हैं, जिसे लेकर सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी भी खासी उत्साहित दिखी। मथुरा की सांसद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ब्रजरज उत्सव को शुरुआत कराई थी और कल ब्रजरज उत्सव में उनकी परफॉर्मेंस है, तो उनसे बात करेंगे। हेमा जी, क्या कहेंगी सबसे पहले, कल आपकी परफॉर्मेंस है? कल बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे मथुरा जनपद में हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बहुत पहले आए थे, जब फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बने तो यहीं पे दीनदयाल उपाध्याय जी के उस जगह पे उनका भाषण पहला हुआ था। तो अभी इस बार आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस मीरा के इस उत्सव में भाग लेने के लिए, और इसका उद्घाटन वही करेंगे, वही शुरुआत करेंगे। फिर ये जो मीरा के ऊपर जो फेस्टिवल है वो 1 साल तक सारे देश में चलता रहेगा, लेकिन वो स्टार्ट हो रहा हमारे मथुरा के इस पुण्य कृष्ण की भूमि पर। कल के लिए क्या कुछ खास है? खास यही है कि हमारे जो देखने वाले जो
व्यक्ति हैं, वो इतने बड़े महान व्यक्ति के सामने मीरा, मैं जो परफॉर्म करती हूँ वो तो हमेशा जो करती हूँ वही करूंगी। मैं उससे हटके तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। जो किया हुआ वही करेंगे, लेकिन देखने वाले बहुत अच्छे, बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं। वो भी ही इज ऑल्सो एक कलाकार, इतने अच्छे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने नृत्य करना इस बिग, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, 1 घंटे के बाद इंटरवल होगा, उसके बाद पूरा जोगन वाली मीरा है। हमारे साथ सांसद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मौजूद थी, जो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री अगर सामने होंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और परफॉर्मेंस करने में भी जो आनंद की अनुभूति होगी उसको वक्त नहीं किया जा सकता। कैमरामैन आनंद के साथ मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा। इधर अयोध्या श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों में लीन है। अयोध्या सज रही है, संवर रही है, दिव्य और भव्य दिखाई दे रही है। राम सरकार के स्वागत की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। गुड न्यूज ये है कि तय लक्ष्य के अनुसार निर्माण का 80% काम पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर तय समय पर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयार होती अयोध्या की झलक है। अपने आराध्य के स्वागत के लिए सजती संवरती अयोध्या की तस्वीर है। सरयू तट पर दीपोत्सव की भव्य रौनक कह रही है कि राम आने वाले हैं। लिहाजा राम सरकार के स्वागत के लिए बेताब है पूरी अयोध्या। मंदिर निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। गुड न्यूज ये है कि तय लक्ष्य के अनुसार निर्माण का 80% काम पूरा हो चुका है। एल&टी ने अवगत कराया कि मंदिर निर्माण में हमने जो लक्ष्य लिया है उसमें लगभग 80% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा इनले वर्क का स्टोन सब आ चुका है, उसकी फिटिंग होना बाकी है। मूर्तिकारी का काम इधर थोड़ा त्योहार के नाते धीमा पड़ा है। मंदिर के 70 स्तंभों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। मंदिर के परकोटे का निर्माण भी तय कार्यक्रम के मुताबिक जारी है। दक्षिण दिशा में बेसमेंट का काम भी पूरा हो चुका है। मंदिर का निर्माण कार्य गर्भगृह के अंदर भूतल पर पूरा हो चुका है। प्रथम तल का निर्माण कार्य चल रहा है। 4 मंडप पूरे हो चुके हैं, जबकि गृह मंडप का निर्माण कार्य जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये काम भी वक्त पर पूरा हो जाएगा। उत्तर दिशा में परकोटे का काम ग्राउंड फ्लोर तक, बेसमेंट पूरा हो जाएगा। ऐसे ही दक्षिण दिशा में भी बेसमेंट का काम लगभग पूरा हो चुका है। गर्भगृह और परिक्रमा पथ पर बिजली फिटिंग का काम जारी है। बाकी के परिसर में बेसमेंट में बिजली का काम पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक 20 दिसंबर तक ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा। यानी नए साल की शुरुआत में दुनिया नई सजी सवरी अयोध्या देखेगी। वो अयोध्या जो अपने आराध्य रामलला का उनके नए निवास में स्वागत वंदन करेगी। ढोल, ताशों और शंख की मंगल ध्वनि के साथ इस बार जनवरी में अयोध्या फिर से दिवाली मनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज जब दुनिया युद्ध, अपराध और कई दूसरे टकरावों से जूझ रही है, ऐसे में शांति, अमन का पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसी सोच को सामने रखते हुए शिरडी के साईं बाबा मंदिर में कई देशों से आए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे। बाबा के ये विदेशी भक्त उनके दिए शांति संदेश को दुनिया भर में साझा करना चाहते हैं। और यही नहीं, साईं बाबा के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के बारामती से भी एक पैदल यात्रा शिरडी मंदिर के लिए निकली। इस मौके पर एक खास और आकर्षक जुलूस निकाला गया। देखिए आस्था के रंगों से सजी हुई ये अनूठी सी तस्वीरें।
ओम साई श्री साई जय जय का लयबद्ध होकर जाप करते बाबा के ये विदेशी भक्त हैं जो विश्व में शांति का पैगाम देने निकले हैं। ओम साई श्री साई साई के दर पर ये भक्त जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, स्विस, ब्रिटेन और मलेशिया से पहुंचे हैं। साईं बाबा में गहरी आस्था लिए विदेशी धरती और परिवेश से आए ये श्रद्धालु भारतीय परिधान पहने थे। इन सभी ने साईं बाबा को अपने आचरण से मानवता के धर्म की सीख देने वाला बताया। यही वजह रही कि साईं बाबा के सबका मालिक एक वाले मंत्र से प्रभावित होकर ये विदेशी श्रद्धालु साईं दरबार पहुंचे। Basically, we are all one, Aham Brahmasmi. And so his philosophy is very important right now in the globe because he's a symbol, he's a messenger of peace, of love. And so he, through his life, through following his messages, we all can walk the path of Satya, Dharma, Shanti. एक तरफ शिरडी के साईं बाबा मंदिर में ये विदेशी श्रद्धालु साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर उनका आशीर्वाद मांगते दिखे, तो वहीं बाबा के देसी भक्तों का जरा ये अलग अंदाज देखिए। दरअसल बाबा के दर्शन की खातिर बारामती से एक पैदल यात्रा निकाली गई, लेकिन इससे पहले आयोजित किए गए इस खास जुलूस में इलाके की रौनक मानो बढ़ा दी। देवी देवताओं का किरदार निभाते ये कलाकार अपने खास परिधानों में लोगों का ध्यान खींचते दिखे। दरअसल महाराष्ट्र के बारामती में शिरडी के साईं बाबा दर्शन के लिए श्रद्धालु पैदल यात्रा पर निकले। इससे पहले आयोजित इस पालकी जुलूस में करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। ये पैदल यात्रा बारामती की साई इच्छा ट्रस्ट की ओर से हर साल करवाई जाती है। बाबा के दर तक निकलने वाली पैदल यात्रा से पहले इस भव्य जुलूस की भी काफी चर्चा हुई, जिसमें महिलाओं की भागीदारी खास रही। बता दें कि बारामती से शिरडी साई मंदिर तक पैदल यात्रा 11 दिन की है, जिसके बाद इन सभी को साईं बाबा का दर्शन करने को मिलेगा। फिलहाल तो ये बाबा की महिमा ही है, जिनके दर्शन शास्त्र से प्रभावित करोड़ों की तादाद में देसी ही नहीं विदेशी श्रद्धालु शिरडी में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में रुपया, पैसा, सोना, चांदी और कई और बहुमूल्य चीजों का दान भी होता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक 400 करोड़ 17 लाख रुपए दान आया था, जो खुद में एक रिकॉर्ड ब्रेक चढ़ावा था। शिरडी से नितिन मिराणे और बारामती से वसंत मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत में त्योहारों की धूम के साथ ही दक्षिण भारत में भी पारंपरिकता की झलक दिखाई दी। यहां मदुरै में राजा गोपुरम मंदिर में कुंभाभिषेकम की परंपरा निभाई गई है। आपको बता दें कि इस दौरान मंदिर को रोशनी से जगमगा दिया गया। मंदिर में खास सजावट की गई। श्रद्धालु दूर दूर से इस परंपरा के निर्वहन का हिस्सा बनने शामिल हुए। श्रद्धा और आस्था से जगमग मदुरै के अलगरकोइल में ये राजगोपुरम मंदिर है। इस मंदिर को कुंभाभिषेकम की परंपरा का निर्वहन करने के लिए रोशनी से सजाया गया है। कुंभाभिषेकम के अवसर पर राजगोपुरम मंदिर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मंदिर को रंगीन लाइटों से सजाया गया है। सजावट की जालियों में भगवान गणेश की तस्वीर है, जो रोशनी से जगमग है। पूरा मंदिर रंगीन रोशनी से चमक रहा है। यहाँ यज्ञ पूजा भी शुरू हो गई है। अब कल यानी गुरुवार को कुंभाभिषेकम समारोह संपन्न किया जाएगा।
कुंभाभिषेकम पर भक्तों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त दूर दूर से मंदिर में दर्शन के लिए जुट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली का प्रगति मैदान इन दिनों अपनी मिट्टी की खुशबू का, पारंपरिकता का, घर के जादुई स्वाद का एहसास दे रहा है। यहां लगा है ट्रेड फेयर, यहां खादी पवेलियन हो या फिर उत्तराखंड स्टॉल, स्वाद का कोना हो या फिर दक्षिण की बहार, सब गांव की याद दिलाता है। जी हाँ, देखिए मेले के ये हिस्से लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए गुड न्यूज टुडे की टीम भी इस मेले को देखने के लिए पहुंच गई ताकि लोग घर बैठे इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का लुत्फ उठा सके। देखिए आप भी इसकी एक झलक। दिल्ली में हर साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है। ये इसका 42वां संस्करण है और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। अब जब इतना बड़ा ट्रेड फेयर मेला लगा है तो गुड न्यूज टुडे की टीम भी यहाँ पहुंची है अपने दर्शकों को ये दिखाने कि इस बार क्या कुछ खास है, क्योंकि यहाँ पर 13 देशों ने हिस्सा लिया है। इसके साथ भारत की बात करें तो 25 राज्य भी यहाँ पहुंचे हैं। हर पवेलियन एक कहानी कहता है, हर पवेलियन की क्या खासियत है और बाकी ट्रेड फेयर में क्या कुछ देखने को मिलेगा यहाँ लोगों को, हम आपको दिखाएंगे। ढोल जो आप देख रहे हैं इसमें से आवाज भी निकलती है, इस तरह की कुछ आवाज होती है, लेकिन जब इसमें पानी भरा जाता है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो इसमें से एक चिड़िया की आवाज निकलेगी। पहले इसका इस्तेमाल गांव में करते थे छोटे बच्चे खेलते वक्त। अब आप इसकी आवाज सुनिएगा, बिल्कुल किसी खूबसूरत चिड़िया जैसी इसकी आवाज होती है। और यहाँ पर भैया भी मौजूद है, मैं आपके स्टॉल पे देख पा रही हूँ तमाम मिट्टी से बने प्रोडक्ट हैं। पीछे कुम्हार के पास जो मिट्टी का बनाने वाला सामान होता है वो भी मौजूद है। आप मुझे अपना पूरा ये स्टॉल दिखाएं, क्या कुछ है यहाँ पर मिट्टी से बना हुआ, क्योंकि कहते हैं हम मिट्टी से बने हैं और हमसे बना ये अगर सामान है पूरा तो मिट्टी से लोगों का जुड़ाव भी ज्यादा होता है। एक बार हमें दिखाइए क्या क्या है यहाँ। मैम सारी चीजें अवेलेबल है, तवे हो गई, बोतल हो गई, विसल्स हो गई, ये झावा है, हील स्क्रबर जिसे कहते हैं, कप्स हैं, दिए वगैरह हैं, ये लटकन होती है, सारी चीज अवेलेबल होती है मेरे पास। एक और चीज जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी है। ये शायद इस कुकर है। मिट्टी के कुकर के बारे में तो बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन जिनको खाना बनाना आता है वो लेता भी है। खासियत क्या है इसकी? इसमें खाने में स्वाद ज्यादा आता होगा। स्वाद मिट्टी का आता है जो हमारा नेचुरल होता है, और इसकी मेन कारण होता है गैस नहीं बनाता। यानी ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हम उस हिस्से भी चलेंगे क्योंकि मिट्टी से बर्तन कैसे बनता है ये देखा तो है हमने, लेकिन असल में बनाया कैसे जाता है हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इस बार के ट्रेड फेयर का आकर्षण का केंद्र भी बना रहा है। वोकल फॉर लोकल, यहाँ बात हो रही है वसुधैव कुटुंबकम की और यहाँ बात हो रही है वोकल फॉर लोकल की भी। अच्छा, आप यहाँ क्या बना रहे हैं हमें बताइए और इसका पूरा क्या प्रोसीजर क्या होता है? ये मिट्टी हम जो तैयार करके लाते हैं घर से तैयार होके आती है। जैसे कई आते हैं सीखने के लिए तो उनको सिखाया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल, तो ये कुछ चीजें हैं इस बार जो ट्रेड फेयर में बेहद खास हम भी देख रहे हैं। मैं आप पहुंची हूँ बिहार पवेलियन में। पहले मैं एक बार आपको तस्वीरों के जरिए ये पूरा पवेलियन इस तरफ से दिखाऊं कि यहाँ पर बिहार के अलग अलग शहरों में क्या कुछ खास होता है वो मौजूद है। अब चाहे भागलपुर की सिल्क साड़ी हो या कटिहार के मखाने भी हो, क्योंकि मखानों के लिए बिहार काफी जाना जाता है। यहाँ पर आपको पटना का जो हैंडक्राफ्ट है वो नजर आएगा और इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग्स जिसके लिए बिहार दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर आपको भागलपुर का हैंडलूम जरूर नजर आ रहा होगा और उसके बाद अगली दुकान पर जब हम पहुंचेंगे तो हमें नजर आएगा पूर्णिया का बैम्बू हैंडक्राफ्ट। बिहार का हर शहर हर जिला एक चीज बनाता है जो वहाँ की बहुत खास होती है। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं मधुबनी पेंटिंग्स के पास, क्योंकि अगर हम मधुबनी का जिक्र करें और मधुबनी पेंटिंग की बात ना हो तो वो थोड़ा सा अधूरा रहेगा। पहले एक बार आपको पूरी दुकान में दिखाती हूँ। मधुबनी पेंटिंग दुनिया भर में सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक है। इतना ही नहीं, कई बड़े त्योहारों पर, कई बड़े मौकों पर एक दूसरे को जब तोहफे दिए जाते हैं तो इस पेंटिंग को एक दूसरे को दिया जाता है सम्मान के तौर पर या फिर किसी बड़े तोहफे के रूप में। अब चलते चलते हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के पवेलियन में। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज इसकी पहचान राम मंदिर से है, आज इसकी पहचान रैपिड रेल से है, तेज विकास की रफ्तार से है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का पवेलियन भी बहुत भव्य, बहुत खास है। अगर मैं आपको पीछे तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पर आपको विकास की तेज रफ्तार बढ़ते उत्तर प्रदेश के जो अथॉरिटीज हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ हिस्सा है नोएडा का, वहाँ की तीनों अथॉरिटी, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो, यमुना अथॉरिटी हो या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, क्या विकास के कार्य किए गए हैं इन अथॉरिटीज के जरिए यहाँ पर पवेलियन में ये भी दिखाया जा रहा है। इसके अलावा
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर डिस्ट्रिक्ट की जो कोई खास प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर मौजूद। दिल्ली के 42वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इन दिनों कारोबारियों की भरमार है, जिनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स यहाँ आने वाले लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। वैसे तो मेले की थीम इस बार वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसकी तस्दीक मेले में जाकर हो भी रही है, मगर इस बीच महिला उद्यमियों ने भी अपनी कलाकारी से खासकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। मैं हैंडमेड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग कराती हूँ। हमारे ब्रांड का नाम है परितृप्ति। इसकी शुरुआत मैंने 2019 में किया था, मैं और मेरे मित्र अनिल कुमार ने मिलके। मैं शुरुआती दौर से ही, जब मैं स्कूल में थी क्लास 3-4 से ही मैं हैंडक्राफ्ट में बहुत रुचि रखती थी। हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था हस्तकला। तो 2019 में मैंने ऐसी ही कुछ 1-2 चीज़ें बनाई थी ज्वेलरी की, और मैं घर से ही एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, जिसमें मुझे 90 के व्यूज़ आया है। तो उस अच्छे रिस्पांस को देखते हुए मैंने इस काम को शुरू किया। 2020 में फिर लॉकडाउन हो गई, लेकिन 2021 से मुझे एक रेस मिला और मैंने सोचा कि मैं अपने प्रोडक्ट को दुनिया को दिखाऊं। तो आज मैंने 3-4 गाँव को एडॉप्ट किया है अपने झारखंड जमशेदपुर में ही, और मैं अभी तक 80 महिलाओं को फ्री में प्रशिक्षण दी हूँ। मैं जैसे झारखंड के जो भी ट्राइबल आर्ट्स है उस पे मैं ज्वेलरीज बनाती हूँ इस तरीके से। ये पेंडेंट है, उसकी ईयरिंग है, और भी कई सारे डिज़ाइंस है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस आर्ट फॉर्म को, अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकूँ और बाहर में हर एक देश में बेच सकूँ। यही मेरा लक्ष्य है। कहते हैं कि अगर हौसले आसमानों के हो तो कोई भी स्थिति मायने नहीं रखती। ये बात सच होती दिखाई दी मेरठ में, जहां उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सरकारी बस चलाने वाले एक ड्राइवर की बेटी श्रुति सिंह ने सफलता की कहानी को साबित करके दिखाया है। मेरठ की बेटी श्रुति ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में पूरे देश में दूसरी रैंक हासिल की है। इसके बाद श्रुति का चयन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर पद के लिए हो गया है। ये मेरठ की श्रुति सिंह हैं, जिसने अपने बुलंद हौसले और जज्बे से आज बुलंदियों का आसमान छू लिया है। श्रुति सिंह ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में पूरे देश में दूसरी रैंक हासिल की है। श्रुति का एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। थोड़ा सा लंबा रहा और अच्छा भी रहा, बहुत सारी चीजें सीखी, और सबका साथ हमेशा मुझे रहा। मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबने मुझे सपोर्ट किया, मेरे गुरु ने मुझे सपोर्ट किया, और इन्हीं के मार्गदर्शन से आज मैंने ये मुकाम हासिल किया। श्रुति अपनी इस कामयाबी का पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरु को देती हैं। 2 बार मेरिट आउट फेस किया, सारी स्टेजेस क्लियर कर लास्ट स्टेज पर मेरिट आउट हो जाना एक बहुत चैलेंजिंग सी बात हो जाती है। पर फिर वही कि परिवार ने हमेशा ही ये कहा कि तुम कर सकते हो, और अपने अंदर से भी एक सेल्फ बिलीव हमेशा था कि मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद अब इस वाली मेरिट में AIR 2 प्राप्त की, तो अच्छा लग रहा है। श्रुति के पिता KP सिंह यूपी परिवहन निगम में ड्राइवर के पद पर तैनात हैं और उनकी मां हाउसवाइफ हैं। एक साधारण परिवार होने के बावजूद उन्होंने बड़ा सपना देखा और उसको साकार करने के लिए हर संभव कोशिश की। श्रुति की माता सुनीता भी अपनी बेटी की कामयाबी पर काफी खुश हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। सपने तो यही थे कि बच्चे अपने जो भी करें अच्छा करें, कामयाब होए, चाहे वो छोटे हो, लेकिन हमें सर ने सिखाया छोटा कुछ नहीं होता, पहले बड़ा सपना देखो। श्रुति सिंह जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर पद के लिए हैदराबाद के एयरफोर्स एकेडमी में अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगी। ये मेरे पास आई थी और देखने के उपरांत मैंने कहा था कि इस लड़की में दम है, पर इसको समय लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने प्रयास नहीं छोड़ा और बच्चे ने बहुत
मेहनत करी। जब 2 रिजेक्शन मिले इनको, उसके बाद भी मैंने यही बोला कि आप सही स्टूडेंट हो जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। और उन्होंने उसके बाद मुझे 4 सिलेक्शन देके साबित कर दिया कि परिश्रम क्या थी। जाहिर है कड़ी मेहनत, संघर्ष, लगन और समर्पण के बाद ही सपने साकार होते हैं। श्रुति ने अपने बुलंद हौसलों से मिसाल पेश की है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कामयाबी की एक उड़ान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी देखने को मिली। यहां एक महिला इंजीनियर ने भारत की पहली स्वदेशी, सस्ती और टिकाऊ हॉवरक्राफ्ट बोट बनाने का दावा किया है। यह हॉवरक्राफ्ट बोट जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है। जी हाँ, यकीन मानिए हॉवरक्राफ्ट बोट को एसीबी यानी एयर कुशल व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। देखने में एक प्लेन की तरह आपको दिखाई देगी, जिसके 2 पंखे बोट के ऊपर लगे होते हैं। समंदर में ये बेहद तेजी के साथ दौड़ती है। देखिए महिला इंजीनियर का ये स्वदेशी कारनामा। कोयम्बटूर की सुलूर लेक की लहरों पर अटकेलियां कर रही ये बोट होवरक्राफ्ट बोट है। यहां से बनाने वाली महिला इंजीनियर का दावा है कि ये बोट भारत की पहली स्वदेशी, सस्ती होवरक्राफ्ट बोट है जो हर क्षेत्र के लिए प्रभावी है। इस स्वदेशी होवरक्राफ्ट बोट का ट्रायल रन सुलूर लेक में सफलतापूर्वक कर दिया गया है। बोट बनाने वाली सुप्रथा का कहना है कि ये व्हीकल जमीन और पानी दोनों के लिए बढ़िया है। इसे मेड इन इंडिया स्कीम के तहत बनाया गया है, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से सस्ती है। इसे नौसेना, वायुसेना, थल सेना और एनडीआरएफ इस्तेमाल कर सकती है और ये वाहन देश सेवा के लिए हाजिर है। First ever product that we've been manufactured in India, we would say that it's an amphibious vehicle and it can operate in all terrains. And we call it as we have a tagline for Pivorcraft, and it says that it's all terrain solutions. It can go up to land, water, swampy areas, snow, ice. So it's like all terrains. ये होवरक्राफ्ट बोट जमीन पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और पानी में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। वहीं इसकी पेलोड क्षमता 1 टन है। इसकी सफलता से उत्साहित होकर अब महिला इंजीनियर 16 मीटर लंबी 24 सीटों वाली होवरक्राफ्ट बोट के निर्माण की योजना बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले 10 दिनों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। आने वाले कुछ घंटों में खुशखबरी आ सकती है। उम्मीद है कि अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चला तो बचाव कर्मी कल तक किसी भी वक्त मजदूरों तक पहुंच सकते हैं। ड्रिलिंग में कठोर चट्टान की जो बाधा थी उसे तोड़ दिया गया है। अमेरिकी ऑगर मशीन तेजी से अपना काम कर रही है। मजदूरों की सुरक्षा के लिए उन तक खाना पानी तो पहुंचाया ही जा रहा है, साथ ही अब एम्बुलेंस को सुरंग के पास तैयार रखा गया है। 108 आपात सेवा की टीम भी अलर्ट मोड में है। उत्तरकाशी के इस टनल से अब पूरे देश को गुड न्यूज का इंतजार है। पिछले 10 दिनों से सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों में ये सभी मजदूर सकुशल इस टनल से बाहर निकल आएंगे। मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि हम और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, और उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी एजेंसियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल है,
लिहाजा ऑपरेशन को पूरी सावधानी से अंजाम दिया जा रहा है। रेस्क्यू की रफ्तार बढ़ाने के लिए सिर्फ एक तरफ से ही नहीं बल्कि कई जगहों से अंदर तक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। मजदूरों को निकालने के लिए 900 mm की पाइपलाइन भी डाली जा रही है। रेस्क्यू पर नजर रखने वाले अधिकारियों को भी उम्मीद है कि देर रात या कल सुबह तक सभी मजदूर बाहर आ सकते हैं। अगर 900 mm की पाइपलाइन पूरे 60 मीटर तक पहुंच जाती है तो सभी मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता मिल जाएगा। हम आपको वो टेलीस्कोपिक व्यू का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त दिखाने वाले हैं जिसका इस्तेमाल एजेंसीज कर रही हैं। ये वो सबसे छोटे डाया के टनल्स हैं, पाइपलाइंस हैं जिनको अंदर टनल में फिट किया जाएगा और हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं जिनको बाहर निकाला जाएगा उस टेलीस्कोपिक मेथड से जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस तरह से दिखेगा। हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त अंदर हैं और क्या क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा, कितनी मुश्किलें होंगी, ये सब समझना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि हमने खुद सोचा कि ये सब खुद से चेक करके बताएं। इस महाबचाव अभियान में एनडीआरएफ और बीआरओ के जवान और अधिकारी भी दिन रात जुटे हुए हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए बीआरओ ने बेहद कम वक्त में सड़क तैयार कर दी है और इस सड़क से भारी ड्रिलिंग मशीन को ऊपर पहुंचाना आसान हो गया है। एनडीआरएफ के अधिकारी भी इस रेस्क्यू पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। मशीन ने काम शुरू किया था तो लूज सॉइल हम लोगों ने खुद देखा था कि लगभग 20 से 25 मीटर तक की एक एक्सकेवेशन मशीन ने काफी अच्छे से क्लीनिंग कर दिया था, डबरी को बाहर निकाल दिया था। लेकिन सडनली धीरे धीरे ये जो लूज सॉइल है ओवर द सरफेस ऑफ द टनल, मैं कहूंगा ऊपर की तरफ से, वह नीचे आ रहा था और काम का प्रोग्रेस थोड़ा सा फिर हम अगर 4 मीटर आगे बढ़ रहे थे तो फिर वो कम नजर आ रहा था। शॉर्ट क्रीडिंग भी की जा रही थी। जो हमारा टास्क था, हमें एक्सेस रोड देना था वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए, जो कि टनल के सिलक्यारा एंड में था, जिसमें इन्वॉल्व था हमें 1150 मीटर का ट्रैक बनाना था, जो कि हमने बना के 20 तारीख को रात को हैंड ओवर कर दिया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए एक्सपर्ट्स की भी राय ली जा रही है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों के परिवारों के साथ साथ पूरे देश को एक अच्छी खबर मिल जाए, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के सूरत में, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा और खूबसूरत ऑफिस बनाया गया है। अब तक गुजरात का सूरत शहर अपने डायमंड कारोबार के लिए जाना जाता है, लेकिन अब सूरत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। सूरत में 4 साल में सबसे बड़े डायमंड एक्सचेंज बिल्डिंग को तैयार किया गया है। सूरत की इस बिल्डिंग ने अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकारी बिल्डिंग अमेरिका के पेंटागन को माना जाता था, यानी कि इस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कर्मचारी एक साथ काम करते थे। लेकिन अब सूरत के डायमंड एक्सचेंज को ये तमगा मिल गया है। सूरत डायमंड बॉर्स, आलिशान, शानदार, जो भी शब्द इस्तेमाल की जाए वो कम ही है। ये बिल्डिंग जितनी बाहर से खूबसूरत है उतनी अंदर से भी सुंदर है। ये बिल्डिंग भव्य भी है और यहाँ वर्ल्ड क्लास की सुख सुविधाएं भी हैं। विश्व का सबसे बड़ा डायमंड व्यापार केंद्र बनाने की उम्मीद के साथ सूरत डायमंड बॉर्स में 21 नवंबर से कारोबार की शुरुआत हुई। 135 से ज्यादा ऑफिस खुले और कईयों ने कामकाज भी शुरू कर दिया। यहाँ आने वाली कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मुंबई से अपना कारोबार सूरत शिफ्ट कर लिया है। पहले हमारा ऑफिस मुंबई में था और सूरत डायमंड ऑफिस मतलब एसडीबी में इनॉग्रेशन करके हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड में एक ऐसा बुर्स है जो वर्ल्ड में बिगेस्ट बुर्स, मतलब उसको पेंटागन से भी बड़ा बुर्स है। तो ये इंडस्ट्री में और ये बुर्स जो बना है
उससे हम लोग को ऐसा फील आ रहा है कि हमारी इंडस्ट्री में हम लोग पहले पॉजिटिवली फर्स्ट आए और उसके बाद समझ लो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इंडस्ट्री का ग्रोथ होना चाहिए वो हिसाब से अभी एटमॉस्फेयर और इंडस्ट्री में जो इंफ्रा दिया है वो हिसाब से इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। सूरत के डायमंड बॉर्स में 4300 से ज्यादा ऑफिसेज की जगह है और उम्मीद भी है कि जब यहाँ से पूरी तरह से कारोबार शुरू होगा तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हीरा व्यापार होगा। डायमंड इंडस्ट्री का, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो 2 लाख करोड़ का है और मेरा चौक्कस मानना है कि सूरत डायमंड बुश 100% कार्यरत हो जाएगा तो ये कारोबार सूरत के अंदर प्रगति तो हो गई, सब जगह से डायमंड बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन सूरत के अंदर से कम 2 लाख करोड़ का टर्नओवर ये सूरत डायमंड बुश के माध्यम से होगा। इस बिल्डिंग को बनाने में 6 साल का वक्त लगा है। एक एक कोने को बड़े ही करीने से सजाया गया है। 17 दिसंबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में ये बिल्डिंग ही विश्व के हीरा कारोबार का केंद्र बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा में अब बात सबसे बड़ी सेल की। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर ब्लैक फ्राइडे सेल लगी है जिसमें कई प्रोडक्ट्स पे बम्पर छूट दी जा रही है। ब्लैक फ्राइडे सेल की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी जिसे थैंक्स गिविंग डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसके बाद इसे हर साल नवंबर महीने के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाने लगा और अब ज्यादातर वेबसाइट इसे एक हफ्ते की सेल के तौर पर मना रही है। अगर आपको भी खरीदारी का बहुत शौक है और आपने अपनी एक लंबी सी लिस्ट बनाकर रखी है कि क्या कुछ खरीदना है तो ये मौका काफी सुनहरा है क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त ब्लैक फ्राइडे सेल किया जा रहा है, यानी वो दिन जिस वक्त सभी बड़े ब्रांड्स अपने ग्राहकों को लंबी चौड़ी छूट देते हैं। दरअसल ब्लैक फ्राइडे सेल वो मौका है जिस वक्त सभी जो ब्रांड्स हैं वो अपने ग्राहकों को कोई ना कोई ऑफर जरूर देते हैं क्योंकि थैंक्सगिविंग डे के बाद और क्रिसमस से पहले ब्लैक फ्राइडे सेल का चलन अब दुनिया भर में काफी बढ़ गया है। 2013 से पहले ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट तक ज्यादा सीमित था, लेकिन 2013 के बाद ये दुनिया भर में मनाया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो वहाँ ब्लैक फ्राइडे सेल का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि जब मैं आपको अभी तस्वीरें दिखा रही हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि अगर ब्लैक फ्राइडे को लेकर सेल है तो यहाँ ग्राहक कितनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, वो लुत्फ उठा रहे हैं इस सेल का क्योंकि ये सेल साल में एक बार आता है जो क्रिसमस के मौके से पहले ग्राहकों को दिया जाता है और इसकी खासियत ये होती है कि तमाम जो बड़े ब्रांड्स हैं वो लोगों को 70% तक ऑफ देते हैं और लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इससे पहले तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अमेरिका का हुआ करता था, लेकिन भारत जैसे देश में भी अब ये काफी प्रचलित हो गया है। ये इतना प्रचलित हो गया है कि ऑनलाइन पोर्टल्स की भी अगर हम बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जो होती है वहां पर भी इसका क्रेज काफी ज्यादा देखने को मिलता है और यही वजह है कि अब आंकड़े बताते हैं कि ये दुनिया भर में शॉपिंग के लिए सबसे बिजिएस्ट यानी सबसे व्यस्त दिनों में गिना जाता है। यहाँ मॉल में तमाम जो ब्रांड्स हैं वो अब लोगों को काफी छूट दे रहे हैं। 22 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है और 26 नवंबर तक ये चलने वाला है और ये वो दिन होता है जो थैंक्स गिविंग डे, एक सेलिब्रेशन होता है क्रिसमस से पहले, उसके बाद इसकी शुरुआत की जाती है। यानी जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका होता है क्योंकि इस वक्त सभी ब्रांड बड़ी छूट देते हैं तो लोग अपने घरों से निकल सकते हैं, मॉल जा सकते हैं, लोकल स्टोर जा सकते हैं और ब्लैक फ्राइडे सेल में जो उनकी मन पसंदीदा चीज है उसे खरीद सकते हैं। वीडियो अंकित के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, नॉर्थ। हौसला अगर बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम है, वरना मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। वाह वाह, कहते हैं ना कि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा और आज की मुश्किलों से निकलकर भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। बिल्कुल, हम तो यही मानते हैं। तो ऐसे ही अच्छे विचार और पॉजिटिव खबरों के साथ कल फिर आपसे होगी मुलाकात चाय पर चर्चा में, तो आइएगा जरूर ठीक शाम 5 बजे।